अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था वो तकरीबन 100% सच साबित हुआ। एक सफ़े के ऊपर वो जो एक सफ़े के ऊपर बात की जा रही थी वो सफ़ा पट गया है और अब हालात उस नेज पे पहुँच चुके हैं कि अब इसके रिवर्स होने का बिल्कुल चांसेस नहीं है। अब हालात बिल्कुल रिवर्स नहीं हो सकते थे। जिस तरह पहले हम बात करते थे कि एक ही पेज के ऊपर है, हम एक ही सफ़े के ऊपर है, लेकिन वो हालात अभी तब्दील हो गए हैं। ताकतवरों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब को लंका दिया, लेकिन 2-3 दिन से जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने भी ताकतवर हलकों को बहुत से सरप्राइज़ दिए, लेकिन वो अपने सरप्राइज़ में तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और इनकी नाकामी ने वो सारा का सारा या पूरा का पूरा मंजरनामा बिल्कुल सामने कर दिया और पूरा का पूरा मंजरनामा पेश कर दिया कि क्या कुछ हो रहा है और किस डगर पे सारी चीज़ें जा रही है। इसके आगे अगर हम देख लें कि ताकतवर हल्के तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बन जाए, लेकिन अब जो है ना हालात उस नेच पे नहीं है। अब जो है ना हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं और आपके इल्म में भी और आप जानते भी है कि ताकतवर हल्कों और जरदारी या यानी इम्पोर्टेड सरकार के दरमियान में काफ़ी चीज़ों के ऊपर इख्तिलाफात हैं। वो इख्तिलाफात अभी से नहीं है, वो काफ़ी अरसे से वो इख्तिलाफात इनके दरमियान है, इम्पोर्टेड सरकार के दरमियान और ताकतवर हल्कों के दरमियान। उनमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है जिसके ऊपर इनके इख्तिलाफात थी और वो इख्तिलाफात अभी भी है। इसमें सबसे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो पंजाब में बनाई गई थी, दो कि ये पार्टी बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और ठुस हो चुकी है, इनका गुब्बारा भी फट गया था, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेड सरकार है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब है, जिसमें जरदारी साहब है, उनको अब भी यही डर है कि उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी गई है। अगर अब उनको जो ना अगर वो कुछ इनकी बात नहीं मानते तो इनके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढी गई है। और परवेज़ खटक साहब की जो हमने कल देखी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में और स्पेशली ये जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत बड़ा दचका था कि उनके लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाई है। फिर पीपल्स पार्टी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाह रहे थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में बनाई जाए। वो चाह रहे थे कि उनको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया था इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में, तो वो चाह रहे थे कि उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया। और वो ये समझते हैं कि जो किंग मेकर्स हैं, जो नई पार्टियां बना रहे हैं, उन्होंने इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ लाई है। फिर निगरान वज़ीर आला का मामला, इसी के ऊपर भी इनके बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ है, बहुत ज़्यादा जो है ना मुखालिफत है। हुक्मरान इत्तेहाद वाले चाहते हैं कि कभी भी टेक्नोक्रेट्स न लाए जाएँ, लेकिन जो ताकतवर हल्के वो टेक्नोक्रेट्स लाना चाहते हैं, वो टेक्नोक्रेट्स सेटअप लाना चाहते हैं। और ये जो इम्पोर्टेड सरकार के इनको लगता है अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं और अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं होते तो इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका नुकसान किस वजह से होगा, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना अब तकरीबन बैठ चुके हैं, अगर वक्त इसमें गुजर जाता है तो इमरान खान साहब दोबारा उठ सकते हैं, उनकी पार्टी जो है ना कामयाब हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर वो ये भी साथ साथ समझते हैं अगर इमरान खान साहब को फिर भी दबाया जाए और इतना दबाया जाए कि इमरान खान साहब दोबारा ना उठ सके, लेकिन उस वक्त भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए ये है कि पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो तकरीबन 3 जो सुबह उनको वो जो है ना इनके ऊपर वो हुक्मरानी करेंगे, पंजाब में भी, सिंध में भी और बलूचिस्तान में, इनके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है सरदर्द बन गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब ने जो PTI पार्लियामेंटेरियन बनाई है वो भी इनके लिए एक सरदर्द बन गई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी में शमूलियत से तरदीद कर चुके हैं। जैसे परवेज़ खटक साहब ने दावा किया था कि तकरीबन 57 अरकान ऐसे जो सूबाई और कौमी असम्बली के साबिका जो MPA और MNAs हैं वो उनके साथ है, लेकिन उनमें से काफ़ी लोगों ने तरदीद की है। तो कल इसके साथ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि 2 MPs को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जेल उनको भेज दिया गया था, लेकिन उनको दोबारा लाया गया है। सवालिया निशान अब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में तकरीबन 3 पार्टियों की है। वैसे बराए नाम तो निगरान हुकूमत है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की ANP और कुछ बाकी जो पीपल्स पार्टी है वो कह रहा है कि इतने बंदे हमने अपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उन्होंने ख़ुद ये दावा किया है, कई दफ़ा
उन्होंने ये दावा किया, लेकिन ये कौन है इतना ताकतवर और जो बंदे पहले उसको जेल लेकर जाते फिर जेल से उसको उठा के वहाँ पर लेकर आते हैं। और वैसे भी तो मौलाना फजल रहमान साहब तो ये नहीं चाहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई रिप्लेसमेंट आ जाए और उनको वो जो है ना उन बंदों को लाए और उस रिप्लेसमेंट उसको एडजस्ट करके उनके लिए आगे कुछ ना कुछ नुकसान पैदा हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ी जो है ना सरप्राइज़ थी। इसके बाद परवेज़ खटक साहब ने अपने तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ किए। वैसे भी ये आम एक बात है, जो निकम्मे लोग होते हैं, जो नमक हराम लोग होते हैं, जब वो आपके साथ काम करते तो आपके जो है ना वो आपके शानियाँ बजाते हैं, लेकिन जब वो आपसे चले जाते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो बातें करते हैं, आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इस तरह परवेज़ खटक साहब ने भी किया और परवेज़ खटक साहब ने बहुत से सवालात उठाए और बिलख़ुसूसन इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने बहुत इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब ने कहा कि 3-4 मरतबा PTI ने इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। अगर ये राज खुल गया तो सबके आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। तो ये भी इमरान खान साहब के ऊपर उनका बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। फिर कहते हैं PTI के हवाले से ये 57 अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का जो दावा था वो भी तो उनका झूठ निकला है। उन्होंने जो दावा किया था वो झूठ निकला। और कल उन्होंने एक निजी TV के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये फ़हरिस्त जो थी, जो उन्होंने फ़हरिस्त वहाँ पे सुनाई थी, ये हमारी नहीं थी। तो सवालिया निशान यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये फ़हरिस्त उनकी नहीं थी तो कौन उनको पकड़ा के लाए थे? या तो किसी और बंदे ने बनी बनाई फ़हरिस्त उनको पकड़ाई थी जो लिस्ट थी, या उनका ये प्लान था। तो ये भी परवेज़ खटक साहब की जो किरदार है, या परवेज़ खटक साहब ने इतना अरसा सियासी ज़िंदगी गुजारी है, सियासत में इतना अरसा उन्होंने गुजारा है, तो ये भी इनके लिए एक सवालिया निशान भी है कि आखिर इनके साथ ये आखिर में क्या हुआ। वैसे भी हम कहते हैं कि अल्लाह मेरा आखिरी ख़ात्मा जो है ना इसको बेहतर करें, लेकिन लगता है कि परवेज़ खटक साहब का जो आखिरी ख़ात्मा है ये इतना अच्छा नहीं जाएगा। फिर जो है ना जीव न्यूज़ की ख़बर की तरफ हम चलते हैं। वैसे लोग कहते हैं जो मीडिया ये एक 4th पिलर है अब स्टेट की, तो इसका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। और बिलख़ुसूसन मुझे अजीब सी बात ये यूँ भी लगती है कि मीडिया के ऊपर उन लोगों को आना चाहिए जो बंदे थोड़ा संजीदा हो, जो स्कॉलर्स हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, तो वो बात जब करते तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा वज़न होती है। ये जो है ना माशरे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो जीव न्यूज़ की एक ख़बर है और बहुत बड़ी ख़बर है। मेरे ख़्याल में ये डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक तोमांचा है जो उन लोगों ने मारा है। कहते जीव न्यूज़ की ख़बर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। कितना बड़ा झटका लगा है? PTI की बुनियादें हिल के रह गई है। 57 बंदे शामिल हो गए PTI पार्लियामेंटेरियन में। इसके अगर ये देखा जाए तो ये इस तरह के ख़बर देना और फिर इतने जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और इतना अहम चैनल अगर वो इस तरह की ख़बरें देना शुरू कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वैसे अगर चला भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 57 की जगह 100 बंदे भी चले जाते तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं वो बंदे चले गए। वो बंदे तो नहीं चले गए जो इमरान खान साहब के नाम पे वोट देते हैं। तो इसकी जगह कोई बंदा खड़ा कर दे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, इससे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग PTI के साथ डट गए उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो अभी भी इमरान खान साहब के साथ डट गए, जो PTI के साथ डट गए, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसमें सबसे जो सर फहरिस्त थे परवेज़ इलाही साहब है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब के जो खुफिया मुकदमात इनके ऊपर थी, गिरफ्तारी रोकने का जो फ़ैसला था वो ख़ारिज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जो फ़ैसला था कि जो खुफिया मुकदमात है उनमें परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार ना करें, लेकिन वो भी अभी ख़ारिज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी थी, तो पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया कि सिंगल बेंच का फ़ैसला जो है मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 1 अगस्त को तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। इसके बाद एक और बहुत बड़ा अहम जो काम हुआ है इसी के साथ, ये सिंगल बेंच के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हुआ है। जैसे कि पिछले भी आपने देख लिया कि सिंगल बेंच के ऊपर कितने एतराज़ात लगाए गए, तो यहाँ पे भी वही से
सीन है। PTI फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। PTI की दरख्वास्त पर 6 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला जारी किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि फैक्ट्स फाइंडिंग कोई हतमी फ़ैसला नहीं है और ये तयशुदा कानून के ख़िलाफ़ है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के शुकाज़ नोटिस के जवाब में PTI इख्तियारी समात समेत कानूनी नुकात उठाने की मजाज है। फिर इसके आगे आपने देखा कि किस तरफ जो है ना सारी चीज़ें जा रही है। आपने देखा कि किस तरह जो है ना मुल्क की सिचुएशन तब्दील होता जा रहा है। इसके साथ अगर हम साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और वाइस चेयरमैन ऑफ PTI जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत बड़ा शिकवा किया। उन्होंने बहुत बड़ा सवाल भी उठाया और शिकवा भी किया कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इन्होंने ये शिकवा किया कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, दो बड़ों के दरमियान फ़ैसला हुआ है। दो बड़े कौन हैं, ये बहुत बड़े मानी है। क्या ये जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब है, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ साहिबा है, मौलाना फजलुर्रहमान और जरदारी साहब है, या कोई और है। अहम चीज़ ये है कि या कोई और है, और अगर कोई और है तो वो कौन है जो पॉलिटिकली जो ना इन सब चीज़ों को करता है। डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो कौन है कि ये सारी चीज़ें वो करते हैं। इसके आगे मैं आपको अगर बताता जाऊँ वज़ीर आज़म कौन होगा, दो बड़ों के दरमियान फ़ैसला हुआ, दो बड़े कौन है, ये बहुत ज़्यादा माने खेज़ है, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा संगीन केसेस किए जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख़ इलेक्शन कमीशन ने देनी है। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख़ इलेक्शन कमीशन ने देने। अब ये इबहम नहीं रह गया है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ये भी आगे शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं दो बड़ों के दरमियान फ़ैसला हो गया है, मालूम नहीं कि बंद कमरे का फ़ैसला मुसल्लत किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि लाहौर की बैठक में दुबई के फ़ैसलों पर तस्दीक मुहर लगा दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर्स है। आगे वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत ज़्यादा अहम स्टेक होल्डर है, इसको एतमाद में नहीं लिया गया है। इसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है, बहुत चीज़ों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आगे क्या कहते हैं। फिर वो आगे अगर देखा जाए, आगे अगर सिचुएशन को हम आगे देखें तो वज़ीर आज़म के मशीर कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मशावरत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मशावरत जो है कोलिशन हुकूमत के साथ भी की है, जो इनके साथ बात किया, और इसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन लीडर के साथ भी मशावरत शुरू कर दी है। तो ये भी एक रस्मी काम है, वो करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है आपको इल्म में होगा कि कौन है, इसका ताल्लुक कहाँ से है, क्या कुछ है, या अपोजिशन लीडर है या नहीं है। मुल्क में हालात कुछ और है, इस पर इतने ज़्यादा वो बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो ताकतवरों ने इम्पोर्टेड सरकार को भी बहुत बड़ा झटका दिया है। ये झटका शायद ये जो झटका है ये उनकी सोच में भी नहीं था कि इस किस्म का झटका इनको दिया जा सकते हैं। मरदमशुमारी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वैसे मरदमशुमारी की अगर बात करें तो काफ़ी अरसे से लोग बात करते हैं। हमने सिंध में भी देखा था कि जब बल्दियात इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी जो MQM थे उन्होंने इसी के हवाले से गुफ्तगू की थी और फिर उन्होंने वहाँ से बाइकाट कर दिया था। लेकिन अब दोबारा MQM को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकतवरों की तरफ से, और हमेशा के लिए जो छोटी हुकूमतें होती है या छोटी जमातें होती है वो इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े काम के लिए। तो कहते हैं मरदमशुमारी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्शन डिले किया जाए, लेकिन सबको ये लगता है कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। ये कहते हैं इम्पोर्टेंट सरकार की ये सोच है। इमरान खान को नुकसान हो या ना हो, यहाँ पे अहम चीज़ ये जो बार बार वो कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारी रिप्लेसमेंट बनाई गई है। उनकी रिप्लेसमेंट तो वैसे भी तैयार की गई है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में अगर देखा जाए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो PTI पार्लियामेंटेरियन को कदम जमाने के लिए भी उन्होंने ज़ोर लगाई है।
اور وہ بھی اپنے جو قدم ہے وہ جمائیں گے۔ ایم کیو ایم کی بھی لانچنگ ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح ان کی لانچنگ ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ الیکشن وقت پر کرانے کے بہانے اور جو چور دروازے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بہادر آباد پارک میں کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں لسانی تقسیم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لسانی تقسیم کی گئی ہے، ویسے کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں یہ کافی عرصے سے جو ایم کیو ایم والا بات کرتے ہیں یا جو عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ وہاں پہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ پشتو اور جو ہے نا اردو کی لڑائی چل رہی ہے اور یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے وہاں پہ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر ٹھیک مانا بھی جائے تو پرانے مردم شماری پر انتخابات ہم کسی حال میں قبول نہیں کریں گے اور پرانے مردم شماری پہ شفاف انتخابات بھی ناممکن ہے۔ نگران حکومت کے سمیت کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ ایم کیو ایم قبول نہیں کرے گا اگر پرانی مردم شماری کے اوپر وہ آگے یہ سیٹ اپ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی رائے میں شامل نہیں ہوگی، کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی تو یہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف، وہ کہتے ہیں اگر یہ ہمارے رائے کو شامل نہیں کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے حق کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑے بہت چیزوں کے اوپر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن اگر اسی چیزیں کے اوپر کریں گے تو ان کو بہت زیادہ تحفظات ہوں گے، اگر ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ناظرین یہ آپ لوگوں نے دیکھے کہ کیا کچھ ملک میں ہو رہا ہے، آپ حالات بھی دیکھ رہے کہ کس سائڈ پہ جو ہے نا ساری چیزیں جا رہی ہیں اور کس طرح جو ہے نا ملک میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنائی جا رہی ہے اور پھر جو ہے نا ان کا کردار اگلے الیکشن میں کتنا زیادہ اہم ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔